मौसम चाहे जैसा भी हो, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक छोटा सा चाय का ठेला रोज सुबह 4 बजे से लग जाता था। अंधेरा अभी छंटा नहीं होता, लेकिन किशन की आंखें रोशनी ढूंढने की आदी थीं। मिट्टी के कुल्हड़ों की ताजगी, गरम चाय की भाप में छिपे सपने और हाथों में खरोंच के निशान, यही किशन की दुनिया थी। 20 साल का यह युवक, जिसकी आंखों में असाधारण सपने थे और जिसका पूरा अस्तित्व एक छोटे से ठेले पर टिका था, अनजाने में एक ऐसी यात्रा पर था जिसे वह खुद भी नहीं समझ पाया था। जब शहर सोता था, तब किशन का दिन शुरू होता। स्टेशन के नींद में डूबे शोर के बीच वह अपनी हल्की सी हुंकार से पानी गर्म करता और एक एक करके मसालों को चाय में मिलाता, जैसे कोई दुर्लभ औषधि तैयार कर रहा हो। दोस्तों, हमारी आज की कहानी शुरू करने से पहले आप हमें बताइए कि आप कहां से हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, और अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखना न भूलें। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो जाएगा। अब चलिए हम किशन की अनोखी कहानी में वापस चलते हैं। किशन का बचपन खुशियों से भरा नहीं था। जब वह महज 5 साल का था, उसके पिता एक सुबह बिना बताए घर छोड़कर चले गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। मां फूलवती के कंधों पर अचानक पूरे परिवार का बोझ आ गया। बेटा, अब तुम्हारे पापा नहीं हैं, लेकिन तुम्हारी मां जब तक जिंदा है तब तक तुम्हें कोई कमी नहीं होगी, वह अक्सर किशन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती और फिर छिपकर आंसू पोंछ लेती। फूलवती ने कभी हार नहीं मानी। सुबह से शाम तक लोगों के घरों में बर्तन मांजती, झाड़ू लगाती, कपड़े धोती और अपने बेटे को पालती। उनके हाथों की लकीरें जैसे गहरी होती गईं, उनकी उम्मीदें भी मजबूत होती गईं कि किशन पढ़ लिख कर अपनी किस्मत बदल लेगा। किशन ने 4वीं कक्षा तक पढ़ाई की, लेकिन जब मां बीमार पड़ गई और कमाई रुक गई तो उसे स्कूल छोड़ना पड़ा। अपने 10वें जन्मदिन पर जब दूसरे बच्चे केक काटते थे, किशन ने पहली बार चाय बनानी सीखी और छोटे मोटे काम ढूंढने लगा। एक चाय वाले के यहां काम मिला और किशन ने तय किया कि एक दिन वह अपना खुद का ठेला जरूर लगाएगा। हालांकि स्कूल छूट गया था, लेकिन किताबों से उसका प्यार कभी कम नहीं हुआ। वह हर अखबार के टुकड़े को बचाता, हर छूटी हुई पत्रिका को संभालता और रात को मोमबत्ती की रोशनी में उन्हें पढ़ने की कोशिश करता। स्टेशन पर ठेला लगाने के बाद वह खाली समय में अक्सर अपने ग्राहकों के हाथों में छपी किताबों को उलट पलट कर देखता और सोचता, क्या इन पन्नों में वह दुनिया है जिसे वह कभी देख नहीं पाएगा। किशन की चाय की गंध पूरे प्लेटफॉर्म पर फैल जाती थी, जिससे यात्री आकर्षित होते। किशन की अदरक वाली यात्री दूर से ही आवाज देते और वह चुस्ती से कप भर कर देता। लेकिन जब ग्राहक चाय पी रहे होते तो किशन उनके अखबारों, किताबों या मैगजीन पर नजर दौड़ाता। कभी कभी तो वह हिम्मत कर पूछ भी लेता, साहब, ये किताब थोड़ी देर के लिए देख सकता हूं? कई यात्री उसे अपनी पुरानी किताबें या पत्रिकाएं दे जाते, जिन्हें वह खजाने की तरह संभालता। उसका जीवन एक तरफ था, चाय, गंदे बर्तन, धूल और गर्मी, पर दूसरी तरफ एक कोना था जहां पुरानी किताबों का छोटा ढेर उसके बेहद कीमती सपनों की तरह सजा रहता था। स्टेशन के पीछे एक छोटा सा कमरा था जिसे किशन 700 रुपये महीने पर किराए से लेता था। यह कमरा उसका और उसकी मां का घर था। एक चारपाई, एक टूटी हुई अलमारी और कोने में किशन के पुस्तक संग्रह का आशियाना। हर शाम जब वह थका हारा घर लौटता तो उसकी मां पूछती, आज कुछ नया पढ़ा? और वह अपनी थकान भूलकर उत्साह से बताने लगता कि आज उसने क्या नया सीखा। फूलवती को अक्सर समझ नहीं आता कि उसका बेटा क्या बता रहा है, लेकिन वह गर्व से सिर हिलाती और कहती, एक दिन तू बड़ा आदमी बनेगा, मेरा मन कहता है। किशन हर दिन प्लेटफॉर्म पर छूटे हुए अखबार, टूटी किताबें इकट्ठा करता और उन्हें पढ़ता। लोगों को यह अजीब लगता था। एक बार एक पुलिस वाले ने उसे डांटा भी, अरे चाय वाले, तू किताबें क्यों पढ़ता है? तेरा काम है चाय बनाना, वही कर। लेकिन किशन मुस्कुराकर कहता, शब्द कभी छोटे नहीं होते, बस पढ़ने वाला चाहिए। उसके भीतर कुछ था जो भले दिखता नहीं था, पर दिन ब दिन मजबूत हो रहा था। वह सिर्फ पढ़ता ही नहीं था, बल्कि धीरे धीरे अपने विचारों को एक पुरानी डायरी में लिखने भी लगा था। एक ऐसी आदत जो उसके जीवन का मोड़ बनने वाली थी। किशन की चाय और उसकी सादगी के चर्चे होने लगे थे। सुबह की ट्रेन से आने वाले नियमित यात्री उसके स्थायी ग्राहक बन गए थे।
किशन की चाय पीने के बाद ही मेरा दिन शुरू होता है, एक बुजुर्ग अध्यापक कहते जो उसके पास रोजाना आते थे। उनका नाम था शर्मा साहब। वे प्लेटफॉर्म के ठीक सामने स्कूल में पढ़ाते थे और अक्सर किशन से बातें करने रुक जाते। एक दिन शर्मा साहब ने देखा कि किशन चाय बनाते बनाते एक किताब के पन्ने भी पलट रहा है। अरे, तू पढ़ रहा है? उन्होंने पूछा। किशन ने शर्माते हुए किताब छिपानी चाही, लेकिन शर्मा साहब ने उसे रोका। बेटे, पढ़ना कभी छिपाया नहीं जाता, ये तो गर्व की बात है। उस दिन के बाद शर्मा साहब उसके लिए अक्सर पुरानी किताबें लाने लगे और कभी-कभी उसे समझाने के लिए भी रुक जाते। एक दिन एक अलग तरह के यात्री ने उसकी चाय की दुकान पर रुकते हुए पूछा, तू इतना पढ़ता क्यों है? यह व्यक्ति रोज के यात्रियों से अलग था। साधारण सफेद कपड़े, माथे पर तिलक और आंखों में एक अजीब सा शांत नूर। किशन ने उनकी ओर देखा और बिना सोचे कह दिया, शब्दों में मुझे वो शांति मिलती है जो शोर में नहीं मिलती। यात्री ने गहरी नजर से किशन को देखा, जैसे उसके अंदर झांक रहे हों, और फिर मुस्कुराए। क्या तू लिखता भी है? उन्होंने पूछा। किशन ने हिचकते हुए सिर हिलाया। वह खुद को लेखक नहीं मानता था, पर रोज अपने जले हाथों से स्टेशन के पीछे बैठे बैठे डायरी में कुछ न कुछ लिखता था। कुछ अपनी मां के लिए, कुछ खुद के लिए और कुछ उस दुनिया के लिए जो उसे अब तक सिर्फ चाय वाला समझती थी। वह यात्री, जिनका नाम राम प्रसाद था, किशन से और भी बातें करते रहे। उन्होंने पता लगाया कि किशन के पास एक डायरी है जिसमें वह अपने विचार लिखता है। क्या मैं वह डायरी देख सकता हूं? उन्होंने पूछा। किशन थोड़ा संकोच में पड़ गया, लेकिन फिर हिम्मत करके अपनी डायरी निकाल दी, वह डायरी जिसके पन्नों में उसने अपने दिल के टुकड़े बिखेरे थे। रामप्रसाद ने धीरे धीरे पन्ने पलटे और हर शब्द को ध्यान से पढ़ा। उनके चेहरे पर कभी मुस्कान आती, कभी गंभीरता छा जाती। अंत में उन्होंने डायरी वापस करते हुए कहा, तुम्हारी लेखनी में एक अनोखापन है किशन, एक सच्चाई है जो आजकल की किताबों में कम ही देखने को मिलती है। फिर जाते जाते उन्होंने कहा, मैं फिर आऊंगा। रामप्रसाद की बात ने किशन को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या वाकई उसके लिखे में कोई खास बात थी, या वे सिर्फ एक अजनबी की दया भरी बातें थीं? अगले कुछ दिनों तक किशन अपनी डायरी के पन्नों को फिर से पढ़ता रहा। उसने लिखा था छोटे छोटे लोगों के बड़े बड़े सपनों के बारे में। उसने लिखा था स्टेशन पर दिखते जीवन के रंग बिरंगे चित्र। उसने लिखा था अपनी मां की उन आंखों के बारे में जो थकती नहीं थीं। उसी रामप्रसाद ने एक सप्ताह बाद सेवा भवन की संगत में किशन का जिक्र किया। मैंने एक चाय वाले को देखा जो लेखक है, पर अपने हालात से हार नहीं मानता। संगत में मौजूद वरिष्ठ सदस्य, जिन्हें सभी प्रेम से गुरुदयाल जी कहते थे, ने रामप्रसाद की बात बड़े ध्यान से सुनी। सेवा भवन, जो शहर के केंद्र में स्थित था, सिर्फ एक आध्यात्मिक स्थान ही नहीं था, बल्कि एक ऐसा मंच था जहां सेवा, शिक्षा और कला का संगम था। हमें उस युवक से मिलना चाहिए, गुरुदयाल जी ने कहा। कौन जाने उसके माध्यम से बाबा जी क्या संदेश भेज रहे हैं। किस्मत ने उस दिन करवट ली। सेवा भवन के एक सेवक रमेश जी अगले दिन सुबह सुबह स्टेशन पर किशन को ढूंढने गए। उन्होंने देखा कि एक पतला दुबला लड़का अपने छोटे से ठेले पर चाय बना रहा है और साथ ही एक छोटी सी किताब भी पढ़ रहा है, इतने ध्यान से जैसे दुनिया के सारे जवाब उसी में छिपे हों। रमेश जी ने उससे चाय मांगी और फिर धीरे से पूछा, तुम किशन हो? तुम सच में लिखते हो? किशन ने चौंक कर उनकी ओर देखा, फिर संकोच से अपनी डायरी आगे कर दी। रमेश जी ने कुछ पल पन्ने पलटे और मुस्कुराकर कहा, ये शब्द तुम्हारे नहीं, बाबा जी की कृपा से हैं। किशन को समझ में नहीं आया कि वे क्या कह रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान ने उसे विश्वास दिला दिया। रमेश जी ने किशन को सेवा भवन की लाइब्रेरी में काम करने का प्रस्ताव रखा। शाम 4 बजे से 8 बजे तक, जब वह अपना चाय का ठेला बंद कर देता था, वहां तुम्हें किताबें पढ़ने को मिलेंगी, लिखने के लिए शांत जगह मिलेगी और थोड़ी बहुत कमाई भी हो जाएगी, उन्होंने कहा। किशन की आंखों में चमक आ गई। अच्छी किताबें और शांत जगह, ये 2 चीजें उसके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं थीं। उसने तुरंत हां कर दी। उस शाम जब किशन पहली बार सेवा भवन पहुंचा तो उसे लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। बड़ा सा हॉल, जिसकी दीवारों पर किताबों की अलमारियां सजी थीं, फर्श पर बिछे हुए गलीचे, कोने में रखा एक विशाल ग्लोब और सबसे खास वह शांति जो हवा में घुली हुई थी।
किशन ने धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए अंदर प्रवेश किया। गुरुदयाल जी ने उसका स्वागत किया और उसे आश्वस्त किया कि यहाँ वह अपने दिल की बात बिना किसी डर के लिख सकता है। इसके बाद किशन को सेवा भवन की लाइब्रेरी में काम मिला। वह अब दिन में चाय भी बेचता और शाम को वहां किताबें सजाता, पढ़ता और लिखता। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। उसने नए लेखकों को पढ़ना शुरू किया, नई भाषाएं सीखना शुरू किया और अपनी लेखनी को और निखारना शुरू किया। हर सुबह वह बाबा जी का नाम लेकर उठता और कहता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कि मेरे शब्द किसी का मन छू जाएं। सेवा भवन में समय बिताने से उसकी लेखनी में एक अद्भुत सरलता और गहराई आने लगी थी। सेवा भवन के लोगों ने जल्द ही किशन की प्रतिभा को पहचाना। उसके लिखे हुए छोटे छोटे लेख अब भवन की मासिक पत्रिका में छपने लगे। एक दिन गुरुदयाल जी ने उससे कहा, किशन, हम तुम्हारी कहानियों का एक संग्रह प्रकाशित करना चाहते हैं। तुम अपनी सबसे प्रिय कहानियों को एक साथ रखो। किशन के पास शब्द नहीं थे। उसकी एक किताब, वह जिसके पास कभी स्कूल की पूरी फीस भरने के पैसे नहीं थे, आज उसकी किताब छपने वाली थी। घर जाकर उसने अपनी मां को यह खबर सुनाई। फूलवती की आंखें भर आईं। उन्होंने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, तेरे पापा होते तो आज कितने खुश होते। मैंने हमेशा कहा था ना, तू बड़ा आदमी बनेगा। किशन ने मां के हाथ पकड़ लिए और कहा, यह सब आपकी वजह से है अम्मा। आपने मुझे हमेशा पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, भले ही हमारे पास पैसे नहीं थे। अगले कुछ हफ्तों तक किशन ने अपनी सबसे अच्छी कहानियों को चुना और उन्हें एक संग्रह के रूप में तैयार किया। गुरुदयाल जी ने स्वयं उस संग्रह को सुधारने में मदद की और पुस्तक का शीर्षक सुझाया, कांच की चाय। यह नाम किशन के जीवन का प्रतीक था। जैसे कांच साफ होता है किंतु टूटने पर चोट पहुंचाता है, वैसे ही जीवन भी। किशन की पहली छोटी सी किताब कांच की चाय सेवा भवन के सहयोग से छपी। सिर्फ 200 कॉपियां। पुस्तक का आवरण साधारण था, स्टेशन का चित्र और एक छोटे से ठेले पर रखी चाय की प्याली। शुरू में किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। किशन के नाम को कोई नहीं जानता था और एक चाय वाले की लेखनी पर लोगों को विश्वास नहीं था। लेकिन जिसने पढ़ी वो कुछ पल के लिए मौन हो गया। किशन की कहानियां साधारण लोगों की थीं, लेकिन उनमें एक ऐसा भाव था जो हर दिल से जुड़ता था। कोई भजन में खोया बर्तन वाला था, कोई स्टेशन पर बैठा अकेला बूढ़ा। हर कहानी बाबा जी के नाम में डूबी हुई थी। सेवा भवन के प्रयासों से किताब धीरे धीरे पढ़ी जाने लगी। शहर के कुछ कॉलेजों में उसकी कहानियों पर चर्चा हुई। स्थानीय अखबार में एक छोटी सी समीक्षा छपी और लोगों ने पूछना शुरू किया, यह किशन कौन है? जवाब आता, एक चाय वाले ने लिखी है। यह सुनकर कई लोग हैरान होते, कई अविश्वास करते और कुछ लोग किशन से मिलने स्टेशन पर आने लगे। किशन का दैनिक जीवन अभी भी वही था। सुबह 4 बजे उठकर चाय का ठेला लगाना, दिन भर ग्राहकों की सेवा करना और शाम को सेवा भवन में किताबें सजाना और लिखना। लेकिन अब उसकी आंखों में एक नई चमक थी, कदमों में एक नया विश्वास था। रोज सुबह अपने ठेले पर पहुंचकर वह कहता, आज भी कुछ नया होगा, कुछ नया सीखूंगा, कुछ नया लिखूंगा। उसकी लेखनी अब और गहरी और मार्मिक होती जा रही थी। एक दिन एक प्रसिद्ध प्रकाशक सेवा भवन आए। वे कांच की चाय पढ़कर इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने किशन से एक और पुस्तक लिखने का अनुरोध किया। इस बार एक बड़े प्रकाशन से, व्यापक वितरण के साथ। किशन के लिए यह किसी सपने से कम नहीं था। वह तुरंत तैयार हो गया और अपनी नई कहानियों पर काम करने लगा। कुछ महीनों में उसकी किताब की चर्चाएं होने लगीं। लोग पूछते, ये किसने लिखा? और जवाब आता, एक चाय वाले ने। अखबारों ने उससे साक्षात्कार लेना शुरू किया और जल्द ही किशन की कहानी मीडिया में छप गई। किशन, एक लेखक जो प्लेटफॉर्म से आया है। लेकिन किशन अभी भी वहीं था, उसी ठेले पर, उसी सफेद कपड़ों में। बस अब उसके हाथ में चाय के साथ शब्द भी थे। किशन की पहचान अब बदल रही थी। लोग उसे चाय वाला लेखक कहने लगे थे। उसके ठेले पर अब नए तरह के ग्राहक आने लगे थे, छात्र, लेखक, कलाकार, जो उससे उसकी कहानियों के बारे में बात करना चाहते थे। किशन ने इस बदलाव को विनम्रता से स्वीकार किया। वह अभी भी उतनी ही मेहनत से चाय बनाता, उतने ही प्यार से ग्राहकों से बात करता और उतनी ही लगन से लिखता। उसकी दूसरी किताब पर वह अपना पूरा दिल और आत्मा लगा रहा था।
इस बार उसने सेवा भवन के अनुभवों, वहां मिले ज्ञान और बाबा जी के संदेशों को अपनी कहानियों में पिरोया। वह अक्सर देर रात तक लिखता और फिर भी सुबह 4 बजे अपने ठेले पर पहुंच जाता। फूलवती अब अपने बेटे को कम ही काम करने देती थी, लेकिन किशन कहता, अम्मा, अगर मैं चाय बेचना छोड़ दूंगा तो मेरी कहानियों में इतनी सच्चाई कैसे रहेगी? मैं तो वही लिखता हूं जो मैं जीता हूं। अंततः 1 साल बाद किशन की दूसरी किताब सत्संग की सीढ़ियां प्रकाशित हुई। इस बार पूरे देश में उसकी पुस्तक का प्रचार हुआ और यह जल्द ही बेस्ट सेलर बन गई। हर पाठक ने महसूस किया कि यह सिर्फ लेखनी नहीं, किसी रूह की पुकार है। पुस्तक के पन्नों में किशन ने अपने दिल की बात लिखी थी, कैसे एक साधारण इंसान भी असाधारण बन सकता है अगर वह सच्चे दिल से सेवा और समर्पण का मार्ग अपनाए। इस किताब ने कई लोगों को सेवा भवन से जोड़ा, क्योंकि उसमें लिखा था, भजन केवल ध्यान नहीं, जीवन का दृष्टिकोण है। किशन ने अपने अनुभवों को सेवा और सच्चाई से सजाया था और पाठकों ने इसे अपना लिया था। अब सेवा भवन में हर रविवार को इतनी भीड़ होने लगी थी कि लोग खड़े होकर भी सत्संग सुनते थे। सेवा भवन ने किशन को सेवक लेखक का दर्जा दिया, एक ऐसा सम्मान जो बहुत कम लोगों को मिलता था। लेकिन किशन हमेशा कहता, मैं सेवक हूं, लेखक तो बाबा जी हैं, मैं तो बस हाथ भर हूं। उसकी विनम्रता और उसकी कहानियों ने कई युवा पाठकों को आत्मिक मार्ग की ओर मोड़ दिया। वह अब एक लेखक नहीं, एक प्रेरणा बन गया था। अपने सफल लेखक बनने के बावजूद किशन ने कभी अपना चाय का ठेला नहीं छोड़ा। भले ही अब उसकी किताबों से इतनी आमदनी होने लगी थी कि वह आराम से रह सकता था, लेकिन वह कहता, मेरी जड़ें यहीं हैं, इसी प्लेटफॉर्म पर। अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो मेरा लिखना भी सूख जाएगा। वह अब भी रोजाना अपने नियमित ग्राहकों को चाय परोसता, उनकी समस्याएं सुनता और फिर उन्हीं अनुभवों से नई कहानियां बुनता। एक दिन जब किशन अपने ठेले पर चाय बना रहा था, वही यात्री फिर से आए जिन्होंने उससे पहली बार पूछा था, तू इतना पढ़ता क्यों है? राम प्रसाद। अब उनकी उम्र ज्यादा हो गई थी, लेकिन याददाश्त उतनी ही तेज थी। किशन ने उन्हें देखकर हाथ जोड़ दिए और कहा, आपने मुझ में वो देखा जो मैं खुद नहीं देख सका। राम प्रसाद भावुक हो गए, क्योंकि एक मुसाफिर की जिज्ञासा किसी और की किस्मत बन जाएगी, उन्होंने कभी नहीं सोचा था। तुम्हारी किताबें पढ़कर मुझे लगा कि मैंने सही फैसला किया था, राम प्रसाद ने कहा। तुम में वह क्षमता थी जो बहुत कम लोगों में होती है, सच्चाई को शब्दों में ढालने की। किशन ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, आपका आशीर्वाद और बाबा जी की कृपा, यही मेरी शक्ति है। रामप्रसाद उस दिन देर तक किशन के साथ बैठे रहे और दोनों ने दुनिया के रंग बिरंगे अनुभवों और भावनाओं पर बातें की। किशन की मां अब उम्र दराज हो चली थी, लेकिन हर रोज वह बाबा जी का नाम लेकर बेटे की सफलता के लिए नहीं, उसकी सेवा की स्थिरता के लिए दुआ करती थी। एक दिन एक बड़े साहित्यिक सम्मेलन में, जहां किशन को मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था, उसने अपने भाषण की शुरुआत इन शब्दों से की, मैं आज भी वही हूं, एक छाए वाला जिसने थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीख लिया है। मेरी सफलता मेरी नहीं, उन सभी लोगों की है जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। मेरी मां, जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। शर्मा साहब, जिन्होंने मुझे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। रामप्रसाद जी, जिन्होंने मेरी प्रतिभा को पहचाना। सेवा भवन, जिसने मुझे मंच दिया। और सबसे बढ़कर बाबा जी, जिनकी कृपा ने मुझे हर कदम पर संभाला। दर्शकों की आंखें नम हो गईं और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। लोग अब उसे बाबा जी का लेखक कहते थे, एक ऐसा नाम जो उसके लिए सबसे बड़ा सम्मान था। लेकिन वो बस चाय वाले की तरह मुस्कुराता था और कहता था, अभी बहुत कुछ लिखना बाकी है, बहुत सी आत्माएं अब भी पढ़ने के इंतजार में हैं। उसके लिए हर कहानी एक नई सेवा थी और हर पाठक संगत का एक हिस्सा। आज जब किशन 50 वर्ष का हो चुका है, वह अभी भी उसी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अपना चाय का ठेला लगाता है। हालांकि अब वह एक प्रतिष्ठित लेखक है, देश के कई बड़े पुरस्कारों से सम्मानित, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदली। सुबह 4 बजे उठना, चाय बनाना, लोगों से बात करना और शब्दों को पन्नों पर उतारना, यही उसके जीवन का सार है। उसकी मां अब नहीं रही, लेकिन वह हर दिन उनकी तस्वीर के सामने दिया जलाता है और कहता है,
आज भी आपका आशीर्वाद चाहिए अम्मा। सेवा भवन ने अब एक पूर्ण पुस्तकालय की स्थापना की है, जिसका नाम है किशन पुस्तकालय। यहाँ वे सभी किताबें हैं जो किशन ने अपने जीवन में पढ़ी हैं, और वे सभी किताबें जो उसने लिखी हैं। इस पुस्तकालय का उद्घाटन खुद बाबा जी के उत्तराधिकारी ने किया था और कहा था, किशन एक लेखक नहीं, एक प्रकाश है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। हर साल अनेक आकांक्षी लेखक किशन से मिलने आते हैं और वह हर एक को समय देता है, उनसे बात करता है, उन्हें सुनता है और प्रोत्साहित करता है। वह हमेशा कहता है, अगर एक छाए वाला लेखक बन सकता है तो कोई भी अपने सपने को हकीकत बना सकता है। बस आपको अपने शब्दों में सच्चाई रखनी होगी और अपने हृदय में सेवा का भाव। यह साखी हमें सिखाती है कि हालात कैसे भी हों, अगर भीतर श्रद्धा हो और मन भजन से जुड़ा हो तो एक चाय वाला भी वो शब्द लिख सकता है जो आत्माओं को दिशा दे दें। राधा स्वामी साखी की यह कथा बताती है कि जब बाबा जी की कृपा हो और सेवा के भाव से कलम चलाई जाए तो प्लेटफॉर्म का ठेला भी एक मंदिर बन जाता है, और वहां से निकली कहानी पूरी दुनिया को भजन का रास्ता दिखा देती है। दोस्तों, अगर आपको किशन की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई और आपको भी अपने सपनों को साकार करने की प्रेरणा मिली, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। जय बाबा जी की। राधा स्वामी।